अस्सलामुअलैकुम। हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया वो था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक्स पढ़ी थी और अब हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, वो वीडियो हमारी अनकम्प्लीट रह गई है। ठीक है, इस वीडियो से हम दोबारा अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये उस वीडियो का पार्ट भी है जिसमें अब हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, बेसिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने ये सारी आइडेंटिटी देखी, हमने देखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे बेसिक्स 5 टॉपिक्स हैं जिन्हें हमने इस सीरीज़ में कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने ये स्टेप्स किए हैं, फिर हमने आइडेंटिटी देखी है, डिस्क्रीट की, कंटिन्यूस की, ग्रुप डाटा की, अनग्रुप डाटा की। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं और अब हमने स्टार्ट करना है हाउ टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, जिन्होंने बेसिक्स की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप वहाँ से वो ज़रूर देखिएगा, वरना आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, जब तक आप वो बेसिक्स नहीं क्लियर करेंगे, आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी ग्रिप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई एग्जांपल है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, हमारे पास डाटा गिवन है। ठीक है, हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। डाटा, जब हमारे पास डाटा गिवन होता है, सबसे पहले हमने देखना होता है कि वो डाटा ग्रुप डाटा, वो किसी भी स्टैटिस्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, हम तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं ना, लेकिन आगे भी हमारे पास जितने भी क्वेश्चन गिवन होंगे स्टैटिस्टिक्स में, सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो डाटा गिवन है ये ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है। ठीक है, अरेंज है, अनअरेंज है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके मुताबिक हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस डाटा को देखने से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा डाटा अनग्रुप डाटा है, क्योंकि ना ही हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं और ना ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। और इस टॉपिक पे हम डिटेल से लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइडेंटिटी के बारे में। अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, रफ वर्किंग करेंगे। ठीक है, अरेंजमेंट का मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वो जो तरीका बताऊँगी जो आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास सबसे बड़ी सबसे डाटा में हमने देखा हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू 0 और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 9 है। तो अब हमने स्टार्ट करना है अपने रफ वर्किंग को करना है। ठीक है, रफ वर्किंग करनी है डाटा को अरेंज करने के लिए। ठीक है, आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू देखें, हम आपके पास 2 है। ठीक है, आपने 2 लिख देना है, या आपकी मर्जी होती है आप 2 कहाँ पे लिखना पसंद करें। ठीक है, आपने कहीं पे भी अपना 2 लिख लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने अपने डाटा को अरेंज करने का स्टार्ट लेना है। ठीक है, 2 लिख लिया। अब नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 2। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आप देखें आपके पास 2 है, आपने यहाँ पे 2 है, आपने 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ आप लिख लें। ठीक है, 2। फिर आप देखें आपके पास है 0 एंड 0। ठीक है, 0 अब आप देखें कि 2 से 0 पहले आता है या 2 से बाद में आता है। ठीक है, ऑब्वियसली कि ठीक है 0 जो होता है 2 से पहले आता है। ठीक है, अब ये आपकी मर्जी है, आप 0 यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, क्योंकि दरम्यान में थोड़ा सा गैप ज़रूर दीजिएगा ताकि आपके पास अगर दोबारा कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे मैंने 2 लिखा था, मेरे पास दोबारा 2 रिपीट हो रहा था तो मैंने 7 ही लिख दिया। ठीक है, आप इतना दरम्यान में गैप ज़रूर देना है कि अगर आपकी वैल्यूज़ रिपीट हो रहे हैं तो आप उन्हें भी उसके साथ लिख सकें। ठीक है, हमने ये 2 लिख लिए थे। अब हमारे पास है 0। ठीक है, मैं 0 को यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे। ठीक है, मैंने 0 लिख दिया। अब हमने 3 वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। ठीक है, फिर हमारे पास 0 है। ठीक है, वैल्यू रिपीट हो रही है, मैंने उस 0 के साथ ही नेक्स्ट लिख देना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या वैल्यू 5। ठीक है, 5 है। आपने ये देखना है 2 से 5 पहले आता है या बाद में आता है। ठीक है, आप देखें 5 2 से बाद में आता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लें 5, नीचे लिख लें, या जहाँ पे आपको इजी लगे आप लिख लेना 5। लेकिन बस आपने क्या करना है, आपने दरमियान में गैप ज़रूर देना है ताकि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो जितनी बार रिपीट हो रही हो आप उसे ईजीली लिख सकें। ठीक है, मैंने 5 यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट है मेरे पास 8। अब 8 5 से बाद में आएगा। ठीक है, आपने फिर वो एक थोड़ा सा गैप दे देना है और 8 लिख लेना है। फिर हमारे पास वैल्यू है 3 को आपने क्या करना है 2 से इधर लिख लेना है। ठीक है, अब आप ये ना सोचिएगा कि मैं यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ, मैंने ऊपर वाली लाइन पे क्यों नहीं लिखा, मैंने 2 के साथ क्यों नहीं लिखा, और सॉरी ये 2 जो 3 होता है वो 2 के बाद में आता है। ठीक है, ये हमारी मर्जी है कि हम दरम्यान में कितना गैप देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है 4 1 0 0। ठीक है, 4 कहाँ पे आएगा, 5 से थोड़ा पीछे आएगा, मैंने यहाँ पे लिख लिया 4। ठीक है, 2 1 कहाँ पे आएगा, 2 से पहले आएगा। ठीक है, 1। और फिर मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं 0 0, तो मैंने 0 लिखा हुआ है, उसी के साथ मैंने 0 0 लिख दिया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या वैल्यू हमारे पास है 7 1 7 1। ठीक है, 7 कहाँ पे आएगा, 8 से पहले आएगा। ठीक है, 7
नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 1, फिर हमारे पास 7, फिर है हमारे पास 1। ठीक है, यहाँ तक सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 5 4 0 4। ठीक है, 5 के साथ लिख देंगे 5 4 0 एंड 4। ठीक, 5 4 0 4 यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 0 1 8। आपने 0 को 0 के साथ लिख देना है, 1 और 8 को 8 के साथ लिख देना है। यहाँ तक हमने अपने जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास गिवन थी हमने उन्हें अरेंज कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 9 7 0 9 7 0। ठीक है, 8 के बाद आप लिखें 9 7 आ जाएगा 7 के साथ, 9 7 0 9 7 0 1 7 2। ठीक है, 1 7 2 1 7 2। यहाँ तक हम अपने डाटा को अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, 5 5 5 4 3 3 5 5 4 3 3। ठीक है, 5 5 देखिए ये हमने लिखा हुआ, इसके साथ लिख देंगे 5 5, फिर हमारे पास 4 और फिर हमारे पास 3 3 है तो हमने 3 के साथ ही 3 3 भी लिख देना है। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू क्या है, 00 2 5 1 00 2 5 1। ठीक है, अब आपको पता चल रहा होगा कि हमने जो गैप दिया उसका क्या फ़ायदा है कि हमारी जितनी भी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं हम उन्हें इजीली उसके साथ लिख सकें। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 3 0 1 0 3 0 1 एंड 0। नेक्स्ट हमारे पास है 2 4 5 2 4 5। ठीक है, आप ये मार्क साथ साथ कर लीजिएगा, फिर पता भी नहीं चलता कि आपने कौन सी वैल्यू लिख दी और कौन सी वैल्यू नहीं लिखी। ठीक है, हम यहाँ तक अपने डाटा को अरेंज कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास 0 5 7 5 1 0 0 5 7 5 1। अब हमें अपने पूरे डाटा को अरेंज कर लिया। ठीक है, ये डाटा को अरेंज करने का सबसे आसान तरीका था। आप देखें हमें यहाँ पे डाटा को देखकर नहीं पता चल रहा कि 0 कितनी दफ़ा रिपीट कर रहा है या ये जो डाटा है इसकी रेंज क्या है, ये 2 है 0 है 5 है 8। इस तरह ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। आपको सारी वीडियोस में डाटा को रेंज करना बताया जाएगा इस तरह कि आप सबसे बड़ी वैल्यू 2 है आप 2 लिखें, फिर ढूंढें 2 के साथ कोई वैल्यू रिपीट करिए। लेकिन देखिए अगर मैं इस तरह करती जिस तरह बाकी वीडियोज़ में आपको बताया जाता तो आपका कितना ज़्यादा टाइम लगता। आप इसे खुद प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखिएगा कि आप लिखिएगा 2 लिखिएगा, फिर आप देखिएगा 2 दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा, फिर आप काउंट करते रहिएगा कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, फिर आप 2 से आगे नेक्स्ट वैल्यू 3 ढूंढिएगा, फिर 4 ढूंढिएगा। इस तरह आपका बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह वर्किंग करेंगे जिस तरह मैंने आपको रफ वर्किंग करना सिखाया है तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कम लगेगा। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे, मेरे तो काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मैं साथ साथ आपको समझा रही थी। जब आप लोग खुद सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा। ठीक है, अब आपने रफ वर्किंग कंप्लीट कर लिया, अपनी वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया। ठीक है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अपने डाटा को अरेंज कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हमारे पास 0 है, फिर 1 है, 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारे पास 6 गिवन नहीं था, हमने नहीं लिखा, 7 8 और 9। ठीक है, डाटा अरेंज हो गया। ये हमारे पास हो गया रफ वर्किंग। ठीक है, आपने बिल्कुल सोल्यूशन के नीचे रफ वर्किंग नहीं करनी। मैं अगर साइड पे कॉलम बना के करती फिर वीडियो में ना नज़र नहीं आना था सही से, इसलिए मैंने इस तरह वर्किंग किया ताकि सब वीडियो में सही तरीके से नज़र आ जाए। ठीक है, रफ वर्किंग कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना, रफ वर्किंग नेक्स्ट पे एक्स्ट्रा पेज पे आपने कर लेनी है। फिर आपने क्या करना है, एरे। ठीक है, एरे की हेडिंग देनी है, एरे ऑफ डाटा भी की हेडिंग दे सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डाटा की भी हेडिंग आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास जितनी भी है आपने डाटा को अरेंज किया, आपने इसे एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स में जब भी कोई डाटा गिवन होगा वो एक टेबल की फॉर्म में गिवन होगा और जब आपने उसका आंसर देना है तो आपने भी टेबल की फॉर्म में ही उसका आंसर देना है। ठीक है, मैं डाटा को अरेंज करके लिख देती हूँ, बल्कि अरेंज तो हो चुका है यानी कि एक टेबल की फॉर्म में लिख देती हूँ। ठीक है, इस तरह आपने एक टेबल बना लेना है और अपने जो आपने रफ वर्किंग किया उसे इस तरह एक टेबल बना के रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ठीक है, डाटा को अरेंज कर लिया। स्टेप 2 में हमने क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। रेंज क्यों फाइंड करनी है स्टेप 2 में, ठीक है, अनग्रुप डाटा में स्टेप 2 में रेंज क्यों फाइंड करनी है, इसलिए फाइंड करनी है ताकि हमें पता चल सके कि हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, आपने रेंज की हेडिंग देनी है।
रेंज की हमने फार्मूला पढ़ा L माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू आपके डाटा में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 9 और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास 0। ठीक है, 9 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। ठीक है, ये आपके पास रेंज है। जब आपके पास 9 तक रेंज आ जाए यानी कि कम रेंज आ जाए तो ये शो करती है यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना। अब अपनी आइडेंटिटी में देखें आपके पास क्या है, वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या देखना है, वैल्यूज़ कितनी तादाद में रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अब आप देखें आपकी जो वैल्यूज़ हैं यानी कि जो आपकी वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप देखें आपके पास जो 0 है उसकी फ्रीक्वेंसी है 12। ठीक है, 12 टाइम्स 0 रिपीट हो रहा है। फिर आप 1 देखिए, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 जो वैल्यू है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। ठीक है, अब आप देखें 1 की फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 कितनी ज़्यादा तादाद में रिपीट हो रहा है, 2 कितनी ज़्यादा तादाद में रिपीट हो रहा है, 3 4 5 इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, अब देखें आप स्टेप 1 में हमारी आइडेंटिटी का फर्स्ट पॉइंट क्या था, हमने रेपिटेशन देखनी है वैल्यूज़ की। रेपिटेशन हमारे पास क्या है, कम तादाद में वैल्यूज़ रिपीट हो रही है या ज़्यादा तादाद में वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, तो हमारे पास ज़्यादा तादाद में वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए डाटा हो, फिर आपने देखना है कि आपका जो डाटा होल फिगर्स पे कंसिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर आपने देखना है आपकी रेंज डाटा की ज़्यादा या कम है, आपके डाटा की रेंज कम है। अब हमें यहाँ पे क्लियर हो गया है कि हमने यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बनाना है लेकिन कौन सा बनाना है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और हम देख चुके हैं कि हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह बनाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डिटेल से देख चुके हैं कि हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह बनाना होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टेप 2 हमने कम्प्लीट कर लिया, हमें क्लियर हो गया कि हमने कौन से टेबल बनाना है। अब हम डिस्क्रीट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसे पूरा करेंगे। ठीक है, अब हमने स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को लिखना। स्टेप 3 के आप हेडिंग देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए कहा जाता है, इन वैल्यूज़ को कहा जाता है जो आपके पास डाटा में गिवन है। आपने इन्हें काउंट कर लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 सो ऑन, आपने 9 तक काउंट कर लेना है। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी आ जाएंगे, आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 50 आ जाएंगे। आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, 3 स्टेप हम कर चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमने डिस्क्रीट बनाना होता है तो हमने 4 चीज़ें करनी होती हैं और 4 चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, और जब हमने कंटिन्यूस बनाना होता है तो हमने 5 चीज़ें फाइंड करनी होती है। ठीक है, अब हम डिस्क्रीट बना रहे हैं तो हम अब चौथी चीज़ क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस को फाइंड करने के लिए 2 फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे। अब हम दोनों से नंबर ऑफ क्लासेस को फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, पहला फार्मूला हमारे पास क्या था, पहला फार्मूला हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय n डबल स्क्वायर रूट। ठीक है, और सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या है, 1 + 3.33 log n। अब इसमें भी n और इसमें भी n क्या शो कर रहा है, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपके पास है 50। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अपने फार्मूला में लिखना है 2.5 मल्टीप्लाई बाय n के आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 50 और ऊपर आ गया 1/4। ठीक है, आपने 1/50 का स्क्वायर रूट लेना है, फिर आपने अगेन स्क्वायर रूट लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.659। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना आपने 2.5 से, तो आपके पास इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.6। ठीक है, जब आप 6.6 को राउंड अबाउट करके लिखना चाहेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7। और अगर आप सेकंड फार्मूला यूज़ करते हैं जो ज़्यादा इजी है इस फार्मूला से, तो 1 + 3.33 log है n। ठीक है, n आपके पास क्या है 50। अब आपने क्या कर लेना है, 50 का लॉग ले लेना है, उसको 3.33 से मल्टीप्लाई कर लेना है और उसमें आप 1 प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप 50 का लॉग ले लेंगे और उसे आप 3.33 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.66 + 1। और जब आप इस वैल्यू को 1 पे प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 6.6, जिसको आप राउंड अबाउट करके लिखेंगे तो 7। ठीक है, यानी कि आप फार्मूला 1 यूज़ करें या फार्मूला नंबर 2 यूज़ करें, आपके पास आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अब हमने चारों चीज़ें फाइंड कर ली। चारों चीज़ें फाइंड करने के बाद अब हमने क्या बनाना है, हमने फाइनली अपना टेबल प्रिपेयर करना है। ठीक है, हमने टेबल की हेडिंग देनी है
और टेबल में हमने टाइटल मेंशन करना है कि हम डिस्क्रीट बना रहे हैं और कंटिन्यूस बना रहे हैं। और जब बच्चों को ये टाइटल सही मेंशन होता है कि उन्होंने डिस्क्रीट बनाना था और डिस्क्रीट बनाया, तो उससे भी पता चल जाता है टाइटल से कि इस बच्चे का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, आपने मेंशन करना है आप कौन सा बना रहे हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी और डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप इसे पूरा लिख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि हम डिस्क्रीट बना रहे हो या कंटिन्यूस बना रहे हो। हमने सिर्फ कॉलम कितने बनाने हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, हमने 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, हमने बना लिए। मैंने अभी नीचे वाली लाइन नहीं लगाई कि पता नहीं हमारा जो टेबल है वो कितना बड़ा हो जाए। ठीक है, आपने इस तरह एक टेबल बनाना है। ठीक है, डिस्क्रीट बना रहे हैं। डिस्क्रीट में मैंने आपको कहा था कि आप जो फर्स्ट कॉलम है आप इसे किसी भी वेरिएबल के नाम से भी हेडिंग दे सकते हैं, एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। और अगर आपके पास स्टेटमेंट में कोई कुछ मेंशन है, जैसे बताया गया कि ये जो डाटा है वो नंबर ऑफ पर्सनस का डाटा है, नंबर ऑफ क्लासेस हैं या किसी भी नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें मेंशन नहीं किया गया था ये डाटा किस चीज़ का, तो मैंने इसे वेरिएबल एक्स के नाम से मैंने इसका ठीक है कॉलम बना लिया। सेकंड है हमारे पास टैली मार्क्स और लास्ट पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये 3 बना लिए। अब आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ एक्स की हैं आपने उससे तरतीब से लिख देना है। ठीक है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है 0 है 1। अब आपने बिल्कुल इस तरह टेबल की तरह नहीं लिखना कि अगर आपके पास 0 है और 0 की वैल्यूज़ 12 टाइम रिपीट हो रही है तो आप इस तरह लिखें 0 0 0 0 0। इस तरह आपने नहीं लिखना है। ठीक है, आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपने सिर्फ इन्हें 1 टाइम लिखना है। इस कॉलम में आपने इससे 1 टाइम लिखना है। ठीक है, आपके पास 0 है। ठीक है, आपने जितनी तादाद में आपने ये नहीं दिखना, आपके पास 0 आपने सिर्फ 0 लिख देना है। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 1, फिर आपके पास 2 3 4 5, उसके बाद हमारे पास 6 गिवन नहीं है तो डायरेक्ट 7 है, फिर 8 है और 9 है। ठीक है, आपने ये इस तरह लिख देनी है। ठीक है, आपने अपना टेबल बड़ा कर लेना है। ठीक है, मेरी लाइंस कम हो गई तो मैं अपनी टेबल को बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने लास्ट एंड वाली लाइन नहीं लगाई थी कि अगर टेबल को बड़ा करना पड़े तो आप इजीली कर लें। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट पे हमने इसे सॉल्व करना है, सेकंड पे हमने फ्रीक्वेंसी का कॉलम सॉल्व करना है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी में हमने बताना है कि जो हमारे पास वैल्यू है एक्स, ठीक है, वैल्यू जो हमारे पास है एक्स में जो हमारे पास वैल्यू है 0, ये कितनी दफ़ा रिपीट कर रही है, यानी कि हमारे डाटा में ये वैल्यू कितनी दफ़ा फॉल कर रही है। आपने किस तरह बताना है, आपने अपने 0 को काउंट कर लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 0 की फ्रिक्वेंसी क्या हुई 12, यानी कि ये वैल्यू क्या है 12 दफ़ा रिपीट हो रही है। अब आपके पास है 1 को आपने देखना कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है, आपने 8 बार लिख देना है। ठीक है, इस तरह आपने सारी इन वैल्यूज़ को काउंट करते जाना है और इनकी फ्रीक्वेंसी का कॉलम में लिखते जाना है। ठीक है, आपने इस तरह अपनी सारी इनको काउंट करके अपनी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे नोट कर लेना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बाद आप फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, हम टैली मार्क्स बनाते जाएंगे। ठीक है, अब ये 12। ठीक है, आपने 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह 4 लाइन लगाने। जब आप 5 लाइन लगाते हैं, जब 5 लाइन जब आपने लगाने होते हैं तो आपने इन 4 को कट करके लगाने होते हैं। 5 6 7 8 9, अब फिर 5वीं लाइन है यानी कि 10 वाली जो लाइन है वो इनको कट करती हो जाएगी। ठीक है, 10 11 और 12। ठीक है, इस तरह आपने सारे मार्क्स बना लेने हैं। अब 8 है, 1 2 3 4 5 इनको कट करेगा, 6 7 8। 5 है, 1 2 3 4 5। 4 है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 इन्हें कट कर देगा। फिर हमारे पास 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 5 की जो लाइन होगी वो इन्हें कट कर देगी। ठीक है, फिर 5 है हमारे पास 1 2 3 4 5, फिर हमारे पास 1 और 2 और लास्ट है हमारे पास 1। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने जो ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है बिल्कुल सही किया है या आपने गलत किया है। ठीक है, आपने एक लाइन नीचे से छोड़ देनी है। ठीक है, आपने इसके बाद आपने एंड लाइन लगा लेनी है और इसके बाद आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे टोटल का कॉलम बना लेना है। ठीक है, टोटल लिख लेना है और आपके पास जितनी भी ये फ्रीक्वेंसीज हैं आपने इन्हें ऐड कर लेना है। अगर आपका ये ऐड इतना ही आए जितने आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है। ठीक है, इस तरह जब आप अपनी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 50 और वो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी 50 हैं।